नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो चिकित्सा विज्ञान में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण भी। हाँ, बिल्कुल। हम अमेरिका में लिए गए एक ऐतिहासिक फैसले को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मतलब इसका भारत जैसे देशों के लिए क्या मतलब हो सकता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी डीएमडी नाम की एक जेनेटिक कंडीशन पर फोकस करते हैं। जी। और बातचीत शुरू करने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आखिर है क्या। हम्म। ये एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब ये जन्म से ही होती है, पर इसका पता अक्सर 4 या 5 साल की उम्र में जाके लगता है। 4-5 साल की उम्र में? हाँ, और चिंता की बात ये है कि इस देरी तक मांसपेशियों को पहले ही बहुत ज्यादा मतलब परमानेंट नुकसान हो चुका होता है। सालों से जो भी परिवार इससे प्रभावित हुए हैं वो एक ही दर्दनाक सवाल पूछते आए हैं, इसका पता पहले क्यों नहीं चला। और बड़ा कदम उठाया है उन्होंने। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को आधिकारिक तौर पर रिकमेंडेड यूनिफॉर्म स्क्रीनिंग पैनल यानी आरयूएसपी में शामिल कर लिया है। आईयूएसपी, ये क्या है? सुनने में तो बड़ा टेक्निकल सा लग रहा है। हाँ, नाम टेक्निकल है पर इसका मतलब बहुत सीधा और असरदार है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये उन बीमारियों की एक नेशनल लिस्ट है जिनके लिए अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे की जांच की जाती है। अच्छा, एक नेशनल लिस्ट। जी। और इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब है कि अब डीएमडी का पता जन्म के तुरंत बाद लगाया जा सकता है। जन्म के तुरंत बाद? हाँ, जिससे इलाज में जो सालों की देरी होती थी उसे अब खत्म किया जा सकता है। वाह, यहाँ पर ये सच में दिलचस्प हो जाता है। इसका मतलब है कि जो परिवार सालों तक अनिश्चितता में जीते थे, उन्हें अब जन्म के समय ही जवाब मिल सकता है। हम्म। तो इससे व्यावहारिक रूप से क्या-क्या बदलेगा? इससे इससे सब कुछ बदल जाता है। सोचिए, जल्दी पता लगने से परिवारों को तुरंत न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट से जोड़ा जा सकता है। मतलब सही डॉक्टर तक पहुंचने में जो सालों लग जाते थे, वो अब दिनों में हो जाएगा। बिल्कुल। उन्हें समय पर जो अप्रूव्ड थेरेपीज हैं, जो सहायक देखभाल है, वो सब मिल सकती है। और साथ ही दिल और फेफड़ों के स्वास्थ्य की भी मतलब शुरुआत से ही सक्रिय रूप से निगरानी की जा सकती है। अच्छा। इससे लंबे समय में मरीज के जीवन की जो क्वालिटी है उसमें बहुत सुधार होता है। हमारे एक स्रोत ने इसे कहा है, उम्मीद को हकीकत में बदलना। उम्मीद को हकीकत में बदलना, ये सच में बहुत शक्तिशाली बात है। तो इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है? क्या भारत में भी ऐसी कोई व्यवस्था है? यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग है। हम्म। फिलहाल भारत में डीएमडी को किसी भी राष्ट्रीय नवजात स्क्रीनिंग कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। हमारे यहाँ अमेरिका के आरओएसपी जैसा कोई एक समान नेशनल पैनल है ही नहीं। मतलब हम अभी भी उसी पुराने तरीके पर चल रहे हैं? जी। ज्यादातर बच्चों में इसका पता तभी चलता है जब बीमारी के लक्षण बहुत साफ दिखने लगते हैं। और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। कीमती समय हाथ से निकल चुका होता है। ये तो काफी निराशाजनक लगता है। पूरी तरह से नहीं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधकारमय है। कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं। अच्छा, जैसे कि? जैसे कुछ निजी अस्पताल और जेनेटिक लैब्स हैं जो शक होने पर सीके टेस्ट और जेनेटिक टेस्टिंग की सुविधा देते हैं। और हमारे जो टॉप के संस्थान हैं जैसे एम्स, निमहांस और सीएमसी वेलोर, हाँ, ये तो जाने माने नाम है। ये सभी इस क्षेत्र में रिसर्च और जागरूकता फैलाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत में दूसरी जेनेटिक और मेटाबॉलिक बीमारियों के लिए नवजात स्क्रीनिंग के पायलट प्रोग्राम पहले से मौजूद हैं। अच्छा, तो एक बेस पहले से है। हाँ, एक आधार है, मतलब हमें शून्य से शुरू नहीं करना है। तो अगर क्षमता मौजूद है, हमारे पास टॉप के संस्थान भी हैं, तो भारत में डीएमडी की रूटीन स्क्रीनिंग क्यों नहीं हो रही है? चुनौतियां क्या हैं? वो कौन सी दीवारें हैं जिन्हें हम पार नहीं कर पा रहे? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है और स्रोत के अनुसार मुख्य रूप से 4 बड़ी चुनौतियां हैं। 4, ठीक है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। जेनेटिक टेस्टिंग का बहुत महंगा होना। मुझे यही लगा था, ये टेस्ट बहुत महंगे होते होंगे, है ना? बहुत ज्यादा। डीएमडी की पुष्टि के लिए जो जेनेटिक टेस्ट होता है उसकी लागत 15,000 रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। 15,000? जी। अब आप सोचिए, ये रकम भारत के करोड़ों परिवारों की महीने भर की आमदनी से भी ज्यादा है। सही बात है, ये तो पहुंच से ही बाहर है। ठीक है, तो लागत एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी चुनौती क्या है? दूसरी चुनौती है जागरूकता की कमी। लोगों में तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच भी, मतलब हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स में भी। सच में? हाँ,
कई बार एक जनरल प्रैक्टिशनर भी शुरुआती लक्षणों को, जैसे बच्चे का देर से चलना, उसे सामान्य विकास की देरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो मतलब सही जानकारी का अभाव हर स्तर पर है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमारे पास लागत और जागरूकता की दो बड़ी दीवारें हैं। और तीसरी चुनौती है एक राष्ट्रीय नीतिगत ढांचे का अभाव, एक नेशनल पॉलिसी का ना होना। मतलब जब तक सरकार की तरफ से एक साफ और मजबूत पॉलिसी नहीं होगी, तब तक ये सब बिखरा बिखरा ही रहेगा। कोई एक नेशनल प्रोग्राम नहीं बन सकता। सही है। लागत, जागरूकता, नीति और चौथी चुनौती है प्राथमिकता। हाँ, डीएमडी को अभी तक एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता नहीं मिली है। मतलब सरकार का ध्यान टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों पर ज्यादा है, जिनके मरीज लाखों में हैं। बिल्कुल। डीएमडी जैसी बीमारियां, जिन्हें दुर्लभ कहा जाता है, वे अक्सर इस प्राथमिकता की दौड़ में पीछे रह जाती हैं। तो फिर अमेरिका का ये फैसला भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, जब हमारी जमीनी हकीकत इतनी अलग है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो वैश्विक चिकित्सा निर्णय दुनिया भर में नीतिगत चर्चाओं को प्रभावित करते हैं। इतिहास गवाह है कि जो नीतियां अमेरिका और यूरोप में शुरू होती हैं, वे अक्सर भारत की स्वास्थ्य नीतियों का मार्गदर्शन करती हैं। तो आप कह रही हैं कि ये हमारे लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट बन सकता है? ब्लूप्रिंट से भी ज्यादा। ये भारत में उच्च जोखिम वाले परिवारों में स्क्रीनिंग, सरकारी सहायता से जेनेटिक टेस्टिंग और जल्दी निदान के कार्यक्रमों की जो वकालत हो रही है, उसको मजबूती देता है। अच्छा, तो ये उन लोगों के हाथ में एक मजबूत तर्क देता है जो इसके लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे भारत जैसे देशों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश कहता है। एक मार्गदर्शक प्रकाश? जी। ये भारत के एडवोकेसी ग्रुप्स को स्वास्थ्य मंत्रालय के पास जाकर ये कहने का आधार देता है कि देखिए, दुनिया के सबसे एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम ने ये कर दिखाया है, अब हमारी बारी है। तो ये बातचीत को क्या ये किया जाना चाहिए से बदलकर हम इसे कैसे कर सकते हैं पर ले आता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि उम्मीद है। तो एक समुदाय के तौर पर क्या किया जा सकता है? स्रोत कुछ ठोस कदम सुझाता है। जी। सबसे पहले डीएमडी के बारे में सटीक जानकारी फैलाना। सही जानकारी? हाँ, गलत या आधी अधूरी नहीं, बल्कि सही जानकारी। जी। दूसरा, उच्च जोखिम वाले परिवारों में नवजात स्क्रीनिंग की वकालत करना। और तीसरा, नीति निर्माताओं को, मतलब पॉलिसी मेकर्स को, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में डीएमडी को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना। और एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह उन माता पिता के लिए है जिनके परिवार में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इतिहास रहा है। हाँ, उनके लिए क्या सलाह है? उन्हें जन्म के समय ही डॉक्टरों से सीके और जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में पूछना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। मतलब रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव होना। बिल्कुल, अपने बच्चे के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका ने एक बहुत शक्तिशाली कदम उठाया है, जो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। ये भारत के लिए एक रास्ता दिखाता है और हजारों परिवारों के लिए उम्मीद जगाता है। स्रोत का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। जल्दी निदान इज इक्वल टू जल्दी देखभाल इज इक्वल टू बेहतर जीवन। बिल्कुल, और ये हमें गहरे विचार के साथ छोड़ देता है। क्या? ये स्थिति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी और कितनी दुर्लभ बीमारियां हैं जिन्हें इसी तरह के दृष्टिकोण से फायदा हो सकता है। मतलब प्रतिक्रियात्मक इलाज से हटकर सक्रिय स्क्रीनिंग की ओर बढ़ने से। सही बात है। आखिर किसी बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनने के लिए क्या जरूरी होता है? क्या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, या बीमारी की गंभीरता और शुरुआती इलाज से जीवन की गुणवत्ता में होने वाले सुधार का भी कोई मोल है? यही वो सवाल है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है।